अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक का सेकंड लेक्चर उसको हम स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अबाउट कोकोमो मॉडल। लास्ट लेक्चर में हमने वाइटबेन डेल्फी को कवर किया है एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि किस तरह से हम जो है वो एज अ ग्रुप एक्टिविटी करके जो है वो हम एक प्रॉपर एस्टिमेशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, आप जो वाइटबेन डेल्फी है उसकी लिमिटेशंस ये हैं कि आप उसके अंदर अकेले जो है वो एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपको कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, आपको कुछ ऐसे माइंड्स की ज़रूरत पड़ती है जिनके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड या इस तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, जो कि वो अपना इनपुट देंगे और आपको वो एस्टिमेट करने में मदद करेंगे। बेशक उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर काम खुद से नहीं करना होगा, बट इनडायरेक्टली वो अपनी इनपुट कैसे देंगे, एस्टिमेट देके, ताकि कस्टमर जो है आपका वो बेटर तरीके से आपके जो है वो आप पर ट्रस्ट कर सके और आप उसको बेहतर जो है वो हल निकाल कर दे सकें। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो है, अब जो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ ऑन कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल भी सिमिलर पर्पस प्रोवाइड करता है जो कि हमारा वाइटबेन डेल्फी करता है, विच इज़ टू गिव एस्टिमेशन। बट हम कोकोमो मॉडल के अंदर मज़ीद जो है वो 3 से 4 जो है वो मॉडल की टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें आ जाता है बेसिक मॉडल, इंटरमीडिएट मॉडल और डिटेल मॉडल। और उसके अंदर हम उसको मज़ीद जो है ये डिटेल्ड आपको प्रोवाइड करता है जो एस्टिमेशन है कि किस तरह से आप एग्जैक्ट एस्टिमेशन जो है वो प्रोवाइड। ऑब्वियसली एग्जैक्ट तो कहना यहाँ पर थोड़ा सा गलत होगा, बिकॉज एस्टिमेशन इज एन एस्टिमेशन, एग्जैक्ट एस्टिमेशन इज़ नथिंग। जो एस्टिमेशन होती है वी कैन गो एज नियर टू द एग्जैक्ट टाइमलाइन एंड कॉस्ट as possible, but obviously we cannot reach to the exact cost based on just estimations. तो हमारा जो गोल होता है एस्टिमेशन का, दैट इज़ कि हम करीब तरीन जो है वो एग्जैक्ट चीज़ के पहुंच सकें, ताकि जो हम कस्टमर के पास जब वो चीज़ प्रोडक्ट लेके जाएं तो वो कस्टमर ना कि डेडलाइन से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, ना ही वो कॉस्ट से करे। जो कॉस्ट हमने इसको दी है वो उसी के ऊपर हम उसको कोशिश करते हैं कि डिलीवर करें। प्लस माइनस 5-10% होता है, नो डाउट, बट इससे ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली जो है वो सही नहीं होता, कस्टमर डिस्टर्ब होता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कि जब आप कहते हैं कि जब आप एस्टिमेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट इज़ प्लस माइनस 5%, और बहुत ज़्यादा हो गया तो 10%, दैट इज़ ऑल, विच इज़ एन आइडियल सिचुएशन ऑब्वियसली। और इसके अंदर जब हम डिटेल मॉडल, बेसिक मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक रफ़ एस्टिमेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जब कोई आपके पास आता है रफ़ एस्टिमेशन के लिए तो हम उसको किस तरह से वो अप्लाई करते हैं। सेकेंडली जो है वो हमारा होता है कि किस तरह से हम इंटरमीडिएट मॉडल में हम लोग कॉस्ट ड्राइवर्स को किस तरह यूज़ करेंगे, कि किस तरह से हम एक प्रॉपर जो है वो उसके अंदर जो कॉस्ट को ड्राइव करती हैं चीज़ें। जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड हायर करना है हमने लोग, तो एक्सपीरियंस लोगों को हायर करने के ऑब्वियसली हमें उनको पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो हमें उनको वो भी चीज़ ऐड करनी है। अगर हमारे पास कोई डेटाबेसेस हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की डेटाबेस, बहुत लार्ज स्केल की डेटाबेस हमने उसको मैनेज करना है, तो हम उसके लिए ऑब्वियसली उतना जो है रिसोर्सेज यूज़ नहीं करेंगे जो कि एक छोटे लेवल के लिए रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। तो जब हम इंटरमीडिएट मॉडल यूज़ करते हैं तो हम उनको इन सारे जो भी हैं ये 15 जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनको अकाउंट में लाकर हम इसको यूज़ करते हैं। बट अगर हम जो है वो यूज़ करेंगे आपका जो होता है बेसिक मॉडल, तो बेसिक मॉडल का मतलब ये है कि आप जो उसके अंदर कॉस्ट ड्राइवर यूज़ नहीं कर रहे, तो वो एक रफ़ एस्टिमेशन इसलिए प्रोवाइड करेगा क्योंकि जब भी आप यूज़ करेंगे, कोई एक्सपीरियंस्ड रिसोर्स चाहिए होगा आपको, तभी आपको वही कॉस्ट प्राइस प्रोवाइड करेगा। जब कि जो अगर आपको इनएक्सपीरियंस जो है वो रिसोर्स यूज़ करेंगे तब भी सेम आपके पास कॉस्ट आएगी। तो ये एक रफ़ एस्टिमेशन हम प्रोवाइड करने के लिए बेसिक करते हैं। बट द थिंग इज़ कि जब हम एक प्रोफेशनल या एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं जिसके अंदर हमने एक्यूरेट एस्टिमेशन प्रोवाइड करनी है यूज़र को, तो आप क्लाइंट को, तो फिर हम उसके लिए इंटरमीडिएट या डिटेल्ड मॉडल यूज़ करते हैं। डिटेल्ड मॉडल हम एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए यूज़ करते हैं। वो जब हम लेक्चर जब आपको पास आएगा तो अभी जो स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड मॉडल और एम्बेडेड सिस्टम में क्या फ़र्क है। जो एम्बेडेड सिस्टम के लिए हम डिटेल्ड मॉडल यूज़ करते हैं, बट अगर हम जो सिस्टम्स हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली मार्केट में जो आजकल, उसके लिए हम इंटरमीडिएट मॉडल यूज़ करेंगे ताकि हमारे जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उसको हम अकाउंट में ले आएँ और फिर हम उसके आगे जो है वो उसको स्टार्ट करें। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर ऑफ दिस वीक, जो कि रिकॉर्डेड सेशन होगा विच इज़ ऑन कोकोमो मॉडल।
अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने सबने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। एक्सक्यूज मी, मैं हैंड्स फ्री। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा और देख लिया होगा अच्छी तरह से। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और हमारा जो फ्राइडे को है लेक्चर, वो सिर्फ इसीलिए होगा ताकि आपके क्वेश्चन आंसर्स को एड्रेस किया जाए इंशाल्लाह। और उसके अंदर जो है हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, और जिसका जो भी होगा मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह उसको जो है वो रिजॉल्व कर सके। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एस्टिमेशन, और उसके अलावा हमने वाइड बैंड डेल्फी के नाम का एक मॉडल हमने पढ़ा था, जिसको वो गाइड किया था कि वो किस तरह से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। वाइड बैंड डेल्फी, उसको हम थोड़ा सा, अगर आप में से कोई देखना चाहते हैं तो मैं इसको एक समराइज्ड फॉर्म में दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। एक मिनट। मैं आप लोगों के साथ उसकी एक दफ़ा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी। वाइड बैंड डेल्फी बेसिकली एक एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाने वाला मॉडल है, जो कि आपको बताता है कि आपको एक जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आप एस्टिमेशन कर सकते हैं कि उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इस कंप्लीट। हम नॉर्मली जो फ्रीलांसिंग करते हैं उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स कम ही मिलते हैं, या जो जिसके अंदर आपको सालों चाहिए हो या महीनों चाहिए हो। इसीलिए क्योंकि अगर आप एक बड़े स्केल पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स इतने नहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, लेकिन आप में से कोई होंगे जो अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज रन कर रहे होंगे, या ऐसे किसी जॉब कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर हाउसेज में, या अपना जो है वो फ्रीलांसिंग बिजनेस भी चला रहे हों बेशक। तो बहुत कम होंगे जो कि बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे करते होंगे। तो उनके लिए ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब आप क्लाइंट्स के साथ अपने डायरेक्ट होते हैं तो उनको एस्टिमेशन एक प्रोवाइड करना एक नेसेसिटी होती है। क्योंकि अगर आप उनको एक एस्टिमेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली क्लाइंट आपका फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब आप उससे कहते हैं पहली दफ़ा में कि 1 हफ्ता लगेगा, फिर आप 2 हफ्ते माँगेंगे, फिर 3 हफ्ते, फिर 4 हफ्ते, और एट द एंड आके क्लाइंट जो है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि वो आपसे शायद प्रोजेक्ट ही विथड्रॉ कर लेगा। जिसके नतीजे में आप लोगों के प्रोजेक्ट्स, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के फंड्स, वो सारे के सारे ज़ाया हो सकते हैं। तो जब, और स्पेशली जब एक जो प्रैक्टिकल और एक प्रोफेशनल वे ये है कि जब आप किसी को एस्टिमेट देते हैं टाइम का या कॉस्ट का, तो आप उसको मेंटेन रखते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। इसी वजह से एक क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है और उसके बावजूद उसके दोबारा आपके पास आता है। अब उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो डेवलप की गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, मुख्तलिफ लोगों ने रिसर्च करके। उसमें से ही एक मॉडल जो है जो आपको टाइम को मैनेज करने के लिए या उसकी एस्टिमेशन के लिए काम आता है, जैसे वो उसमें से है वाइड बैंड डेल्फी के नाम से। अब इसमें 3 से 7 लोगों का ग्रुप होता है, और वो आपस में जो है बैठते हैं, और उसके बाद वो कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जिसकी बेसिस पे वो एस्टिमेट लगा पाते हैं कि टाइम फ्रेम हमें इतने से इतना जो है वो चाहिए होगा। अब उसके लिए हमें वो एक जो होता है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसके बाद डेवलपर्स खुद होते हैं जो कि उस टीम का मेम पार्ट होंगे, उसके अलावा कुछ सीनियर्स होते हैं जो कि एक्सपीरियंस लोग होते हैं, और एक मॉडरेटर होता है। अब ये 3 से 7 लोगों की टीम में ये सारे लोग होते हैं। ये जो तीन, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डेवलपर्स हों, ये एक एस्टिमेशन टीम के नाम से होती है, और ये टीम जो है ये सारे के सारे टास्क को परफॉर्म करती है ताकि जो है वो एस्टिमेशन निकाला जा सके। इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो टीम का पार्ट होता है, मॉडरेटर को सेपरेट बनाया जाता है ताकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपना भी आइडिया प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा जो मॉडरेटर है वो सबको हैंड ओवर करता है इस तरह के एक शीट, जिसके ऊपर हर कोई जो है WBS, जिसको आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, आपका जो मेन प्रोजेक्ट होता है उसको डिवाइड किया जाता है टास्क में। हर कोई अपने अपने टास्क लिखता है, और उसके बाद जो है वो अपना इनिशियल टास्क को कंप्लीट करने का
टाइम जो है वो मेंशन करते हैं, ये जितने भी लोग होंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल जो हम यहाँ पर ले रहे हैं इस स्लाइड में, वो 5 लोगों की टीम का है। तो उस पांचों ने अपने अपने हिसाब से जितना उनको एक्सपीरियंस के बेस पे लगा, उन्होंने अपने टाइम को मेंशन किया यहाँ पे। उसके अलावा जब फिर मीटिंग कॉल करते हैं, मीटिंग कॉल करने के बाद जो है वो अपने अपने हैंड ओवर करते हैं, सारे के सारे जितने भी ये फॉर्म्स होते हैं वो मॉडरेटर को हैंड ओवर किए जाते हैं। और फिर मॉडरेटर जो है वो जो है एनोनिमसली सब जितने टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको क्रॉस करता है, उतने उतने क्रॉस लगाता है, ताकि पता लगा सके। अब जैसे ये 5 क्रॉस है, इसका मतलब है 5 लोगों ने 5 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब एक आदमी ने 20 घंटे का टाइम मांगा है, का सजेस्ट किया है, और एक आदमी ने ऑलमोस्ट 79 आवर्स को सजेस्ट किया। अब ये याद रखें कि ये फर्स्ट राउंड था, तो फर्स्ट राउंड में कोई मीटिंग नहीं हुई होती, सबका इंडिविजुअल राय होती है अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे। इसी तरह ये चीजें कंटिन्यू करते हैं और ये सारे स्टेप्स बार बार चलते हैं। और जैसे चेंज 1 के नीचे आपको नजर आ रहा है माइनस के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो मीटिंग करने के बाद इनको लगा कि इस टाइम को कम कर देना चाहिए, ये इस घंटा 1 घंटा ज्यादा है। इसी तरह करते करते जो है वो टाइम कम होता चला गया, और कुछ जो प्लस वाले हैं वो टाइम ऐड हो गया। तो उसके बाद जब दूसरी मीटिंग में आपने देखा तो क्रॉसेस जो थे वो करीब आना शुरू हो गए हैं, और वो राउंड 1 के हिसाब से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। इसी तरह जब ये राउंड पे मीटिंग्स होती रहेंगी, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे, तो ये जो राउंड जब तक जो है वो 4 या 5 या जब तक ये चलेगा प्रोसेस, ये तब तक करीब तरीन आ जाएंगे, और आपको एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा राउंड 3 में, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। ये इस टीम ने इसके ऊपर अग्री किया। अब ये आप कब तक प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं? ये प्रैक्टिस तब तक जारी रख सकते हैं जब तक कि आपको जो है वो सारे के सारे लोग जो हैं वो रजामंद ना हो जाएं कि इससे बेहतर हमारे पास एस्टिमेशन नहीं आ सकता, या कोई एक आदमी भी उनमें से ऐसा कहे कि वो समझता हो कि वो अपनी जो है वो चेंज नहीं ला सकता अपने जो है वो सजेस्टेड आवर्स में या अपने सजेस्टेड टाइम में, या फिर जो आपको मैनेजमेंट ने जो है वो टाइम अलॉट किया है एस्टिमेशन के लिए, वो टाइम जो है वो खत्म हो जाए, तो वहां तक राउंड्स को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन एक एस्टिमेशन जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस लोगों की बेस सुपरविजन में, प्लस जो डेवलपर्स जिन्होंने एक्चुअली डेवलप करना है वो लोग होते हैं इन्वॉल्व, प्लस जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसने इसको प्रोजेक्ट को हेड करना होता है, ये सारे लोग मिलकर एक ये जो है वो एस्टिमेशन बना के क्लाइंट को देते हैं, जो कि मोस्टली जो है वो जो है वो एक्यूरेट ही होता है एस्टिमेशन। याद रखिए ये एस्टिमेशन है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो एस्टिमेशन का मतलब यही होता है कि आपको एक टाइम फ्रेम देना, ना कि एग्जैक्ट टाइम बताना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं 80 आवर्स में आपको प्रोजेक्ट बन जाएगा। हाँ, वो ये जरूर कह सकते हैं 60 to 80, 70 to 80, बट एक आपको टाइम का फ्रेम दिया जाएगा, वो आप दे सकते हैं क्लाइंट को। तो ये इस तरह का एस्टिमेशन होता है। इसके जो है कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अ, आपकी एस्टिमेट जो एफर्ट है आपकी, ये कंसेंसस बेस्ड होती है, ताकि आपको ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं, और उसके अंदर अलावा डेवलपर्स भी, जैसे मैंने बताया, तो वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इनको हेड करना है इस प्रोजेक्ट को या डेवलप करना है, प्लस एक्सपीरियंस शामिल होता है, तो वो एक बेहतर तरीके का आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो है इसके अलावा जो है आपका जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो उसकी रिक्वायरमेंट जरूरी है, उसके मैनेजमेंट के बगैर आप इसको जो है मैनेजमेंट जो हायर मैनेजमेंट हो सकती है उसकी आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज आपको ये चीज़ को कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। इसके अलावा आपका जो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपकी हायर मैनेजमेंट है आपके सॉफ्टवेयर हाउस की या आपकी फर्म जो भी आप यूज कर रहे हैं उसकी, अगर वो फॉर एग्जांपल उन्होंने इनिशियली लगाया हुआ है या उनका प्लान है कि आप इनको 40 दिन में काम करके दे रहे हैं या 30 डेज में काम करके दे रहे हैं, लेकिन आपका कंसेंसस जो है वो महीने बाद का आ रहा है या 80 डेज का आ रहा है, 80 डेज का आ रहा है या 90 डेज का आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो उनसे डिफर कर सकता है। तो वो इस चीज के लिए, तो ये दो तीन चीजें होती हैं जो इसके डिसएडवांटेजेस में है। तो ये हमारा एक छोटा सा रीकैप था लास्ट लेक्चर का, जो मैं चाह रहा था, जो हमने डिटेल में पढ़ा था। आपकी वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है आपकी क्लास पे, तो अगर किसी को इश्यू अगर आएगा तो वो जरूर उसको डिटेल से पढ़ सकता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल के लिए आपको ये कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ इसको हम जो है वो टाइम एस्टिमेशन के लिए भी यूज किया जाता है।
अब कॉस्ट एस्टिमेशन ऑब्वियसली जब हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम खाली सॉफ्ट जो है टाइम एस्टिमेशन नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि हम क्लाइंट को कॉस्ट एस्टिमेशन भी देते हैं, क्लाइंट को पैसे भी बताते हैं कि ये कॉस्ट कितनी आएगी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके लिए भी ऑब्वियसली हमें कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम उसको प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली जो है वो आंसर दे सके, ना कि सिर्फ हवा में तीर चला के कि अगर ठीक लग गया तो लग गया, ना लगा तो हमारा नुकसान या उसका नुकसान। तो ये चीजें हमें प्रॉपर मैनेज करनी होती है ताकि क्लाइंट का हमारे पे ट्रस्ट रहे। अगेन हम लोगों का ये मॉडल्स जो हैं, जब मैनेजमेंट हम लोग जब किसी प्रॉपर कंपनी में काम करते हैं या कंपनी रन कर रहे होते हैं, तो हमें ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होता है ताकि हम अपने क्लाइंट का जो है ट्रस्ट को वो मेंटेन रख सकें, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिसेस आफ्टर सो मेनी रिसर्च जो है वो सामने आती है और उसके बाद जो है इसको आजमाया जा चुका होता है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है, जिससे जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना को कम करना पड़ता है। चलिए हम इस स्लाइड्स को क्लोज करके स्लाइड को तो हम अपना आज के लेक्चर की स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपके सामने कोकोमो के नाम की आ रही होगी स्लाइड होपफुली। कोकोमो मॉडल बेसिकली आपकी एलओसी के ऊपर बेस करता है। एलओसी इज लाइंस ऑफ कोड। अब ये जो है आपका जो मॉडल है, ये लाइन अब कोई भी हम जब डेवलप करते हैं प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं, आपकी लाइंस होती हैं कोड्स की। तो हम उसी को बेस बनाकर अपनी कॉस्ट की एस्टिमेशन करते हैं। ऑब्वियसली खाली जो है जो आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर लाइंस ऑफ कोड ये डिटरमिन नहीं कर सकता कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है या वो कितना इजी है। समटाइम्स आप लाइन ऑफ कोड्स को इंक्रीज कर सकते हैं जानबूझ के, और उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन गलत आ सकती है, या समटाइम्स आप जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सकता है, और उसकी जो है वो कम लाइनों का कोड जो होता है वो ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और उस फॉर्मूला को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लाइंस ऑफ कोड्स को इस फॉर्मूला में इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर एस्टिमेशन निकाल सकते हैं कोड की। उससे पहले मैं एक छोटी सी ये जो पैराग्राफ है छोटा सा, इसको मैं रीड आउट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाए। कोकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल is based on LOC, that is number of lines of code. It is a procedural cost estimate model for software projects and often used as a process of reliably predicting the various parameters such associated with making a project, such as size, effort, cost, time, and quality. It was proposed by Barry Boehm in 1970 and is based on the study of 63 projects, which make it one of the best documented models. अब जैसे कि इसमें आपने लास्ट लाइन में सुना कि 63 प्रोजेक्ट्स की जो है रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, तो जिसकी वजह से ये जो मॉडल है एक बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मॉडल है और वेल रिसर्च मॉडल है, जो कि 1970 से स्टार्ट हुआ है। आपकी सॉफ्ट अच्छा, ये एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर मॉडल है। जैसे हमने बिजनेस मॉडल्स पीछे पढ़े थे या हमने जो है टाइम एस्टिमेशन के मॉडल्स पढ़े थे, उसके अंदर आप जो है वो किसी और चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन हमारा जो कोकोमो हम यूज करते हैं वो बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूज किया जाता है, जिसकी जो है वो आप जो है वो आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द की पैरामीटर्स विच डिफाइन द क्वालिटी ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स which are also an outcome of the COCOMO are primarily efforts and schedule. अब शेड्यूल में एफर्ट और शेड्यूल दो इसके मेन पॉइंट्स होते हैं। एफर्ट, अमाउंट ऑफ लेबर दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। इट इज मेजर्ड इन पर्सन मंथ्स यूनिट्स। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है वाइड बैंड डेल्फी में पढ़ा था कि हम जो वो जो टीम होती है वो यूनिट डिसाइड करती है। तो अब आपका जो है इसी तरह जो एफर्ट है आपका कोकोमो में, ये पर्सन में या मंथ्स में जो है इसको एज अ यूनिट होता है इसका एफर्ट को कैलकुलेट करने का। अब पर्सन और मंथ्स का यूनिट का मतलब है, अगर आप पर्सन की बात कर रहे हैं कि कितने लोग चाहिए होंगे कितने महीनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें 4 लोग चाहिए और हमें 4 महीने लगेंगे इस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए। आप इसको चाहे तो आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आवर्स में किस तरह कन्वर्ट होंगे कि ईच पर्सन इज बाउंड टू गिव 40 आवर्स पर वीक, और अगर हमें 4 बंदे
एक जो है वो 4 महीनों के लिए चाहिए, इसका मतलब है हम लोग इस प्रोजेक्ट को 160 आवर्स पर वीक दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली 4 महीनों में हमारे पास कितना होगा, 4, और 4 4 16 वीक्स होंगे, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके मैथ निकाल सकते हैं कि आपका कितने टोटल आवर्स जो है वो बनेंगे। इसी तरह जो आपका शेड्यूल है सिंपली मींस द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब, which is of course proportional to effort put. It is measured in the units of time such as weeks and months. अब जो शेड्यूल है आपका, इसके अंदर आपको ऑब्वियसली जैसे कि इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है कि ये आपको टाइम होता है जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपको जॉब को कंप्लीट करने में कितना लगेगा। अब वो मंथ्स लगेंगे या वीक्स लगेंगे, ये आप इसमें मेंशन कर जो है वो आउटपुट निकाल सकते हैं। ये दो चीजें हैं जो आपको प्रॉपरली जो है इसका मेन जो है वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप ये चीजें निकाल सकते हैं। Different models of COCOMO have been proposed to predict the cost estimation at different levels. Based on the amount of accuracy and correctness required, all of these models can be applied to a variety of projects, whose characteristics determine the value of constant uh, to be used in subsequent calculations. These characteristics pertaining to different systems types are mentioned below. अब जो कोकोमो है उसकी जो है वो वो कुछ मॉडल्स उसके जो है वो जिसको आप सब मॉडल्स भी कह सकते हैं, वो ट्राई किए गए हैं ताकि उनकी थ्रू जो है वो इस कोकोमो को अप्लाई किया जाए और कॉस्ट एस्टिमेशन बेहतर से बेहतर बनाई जा सके, जिसकी वजह से जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है जो कि आपके सामने है। एक है ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड, एम्बेडेड। ऑर्गेनिक एक स्मॉल साइज का प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर जो है नॉर्मल टीम होती है, नॉर्मल स्मॉल टीम होती है, और वहां पर एक्सपीरियंस लोगों को ज्यादा नहीं चाहिए होता। जो डेवलपर्स होंगे उनका एक्सपीरियंस नॉर्मल लेवल का होगा। मैं रीड आउट भी कर देता हूँ आपके लिए। अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज सेट टू बी एन ऑर्गेनिक टाइप इफ द टीम साइज रिक्वायर्ड is adequately small, the problem is well understood and has been solved in the past, and also the team members have a nominal experience regarding the problem. अब एक तो तीन चीजें हैं, अगर आप आइडेंटिफाई करें कि ये सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिक है या सेमी डिटैच्ड है या एम्बेडेड है। ऑर्गेनिक सिस्टम के अंदर जो टीम साइज है वो छोटा होगा, और जो प्रॉब्लम है उसको पता होगा कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, और उस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम पहले से वो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो जो या वो जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो उस चीज को सॉल्व कर चुकी है। तो और जो आपके जो टीम मेंबर्स होंगे उनके पास एक्सपीरियंस बहुत नॉर्मल सा होगा रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम, तो आपका वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। अब नेक्स्ट वाली सेमी डिटैच्ड। A software project is said to be a semi-detached type if the vital characteristics such as team size, experience, knowledge of the various programming environment lie in between that of organic and embedded. The projects classified as semi-detached are comparatively less familiar and difficult to compare to the organic ones and require more experience and better guidance and creativity. For example, compilers or different embedded system can be considered of semi-detached type. अब एम्बेडेड सिस्टम्स बेसिकली, अगर आपने कभी सुना हो टर्म, एम्बेडेड सिस्टम्स वो होते हैं जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सचर होता है। जैसे आप लोगों ने कोई मशीनरी देखी होगी, आपके पास जो कंप्यूटर जिसको आप जिस तरह अगर हम जो क्या मैं कहूँ, जैसे एक्सरे मशीन है या अल्ट्रासाउंड की मशीन्स हैं, इस तरह की जितनी भी मशीनरी है जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ड्रिवन हार्डवेयर होता है, उनके अंदर हम उसको एम्बेडेड सिस्टम्स बोलते हैं, जिसके अंदर से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो रोबोट्स आते हैं वो भी इसी के अंदर एम्बेडेड सिस्टम्स में आते हैं, जिसके थ्रू आप हार्डवेयर को रन करते हैं आपके उनको आप एम्बेडेड सिस्टम्स बोलते हैं। तो इस तरह के जितने भी जो ऑर्गेनिक्स से थोड़ा सा अगर आप ऊपर कॉम्प्लेक्स लेवल पर जाते हैं मिड रेंज में, तो आपको वो जो है वो सेमी डिटैच की कैटेगरी में लाई करेंगे। Embedded, a software project requiring the highest level of complexity, creativity, and experience requirement fall under this category. Such software requires a large team size than the other two models, and also the developers need to be sufficiently experienced and creative to develop such complex models. अब जो ये एम्बेडेड है ये मॉडल है, अब इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना एम्बेडेड सिस्टम से। एम्बेडेड सिस्टम्स मैंने जो आपको बताया वो और चीज है, ये एम्बेडेड मॉडल है या एम्बेडेड टाइप है, जिसके ये जो बोहेम्स डेफिनेशन ऑफ जो है इसकी जो है ये सिस्टम्स की है। अब इसके अंदर
जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जो रिक्वायर होती है वो हायर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और इसके अंदर क्रिएटिविटी भी इंक्लूड होती है, प्लस जो एक्सपीरियंस होता है लोगों का वो काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो है एक्सक्यूज मी, तीन टाइप्स जो है वो मॉडल्स होते हैं जो कि हम इसको यूज करते हैं जिस कैलकुलेशन के लिए। ये हमारे तीन लेवल्स होते हैं डिफरेंट: बेसिक, इंटरमीडिएट और डिटेल्ड। कोकोमो consists of a hierarchy of three increasingly detailed and accurate forms. Any of the three forms can be adopted according to our requirements. These are types of Kokomo model: basic Kokomo model, intermediate Kokomo model, detailed Kokomo model. आपका आगे lectures में हम लोग सॉरी ये लेक्चर के इसको लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हम बेसिक वाले फर्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। बेसिक कोकोमो कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एंड स्लाइटली रफ कैलकुलेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉस्ट्स. Its accuracy is somewhat restricted to the absence of sufficient factors considerations. अब जो अगर हमने बिल्कुल एक रफ एस्टिमेशन लेनी हो उसकी कॉस्ट की सॉफ्टवेयर की, तो आप बेसिक लेवल यूज करते हैं या फर्स्ट लेवल को कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सफिशिएंट फैक्टर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो हम यूज नहीं करते। जैसे कि हम आगे चलेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं किन फैक्टर्स के बात कर रहा हूँ। Intermediate COCOMO takes these cost drivers into account, and detailed COCOMO additional accounts for the influence of individual project phases. That is, in case of detailed, it accounts for both these cost drivers, and also calculations are performed phase-wise, henceforth producing a more accurate results. These two models are further discussed below. ये एक छोटी सी इनको ओवरव्यू किया गया है, हम इसको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मॉडल, इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? E इक्वल्स A इंटू के एल ओ सी ब्रैकेट रेज टू पावर B. A और B यहाँ पर कांस्टेंट हैं, ये हमें वैल्यूज को कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड की जाती सॉरी वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं, वो कांस्टेंट रहती हैं। और के एल ओ सी जो है यहाँ पर हमारे पास किलो की जो है लाइन ऑफ कोड है। किलोज मीन कि आपको मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर आपके पास 5000 है तो आपको 5000 यहाँ पर लाइन लिखना होता है, तो इसकी तरह आपको जो है वो 1000 लाइंस ऑफ कोड है ये। अब उसके लिए हमारे पास जो ए और बी की जो वैल्यूज मैंने आपको बताया कांस्टेंट होती है, वो जो नीचे आपको चार्ट नजर आ रहा होगा उसके लिए आपको वैल्यूज ये हमेशा कांस्टेंट ही यूज करनी होती है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनिक है तो आप ए की जगह 2.4 ऐड करेंगे और बी की जगह आप 1.05 ऐड करेंगे, और सेमी डिटैच के लिए 3.0 और 1.12, और एम्बेडेड सिस्टम है अगर तो 3.6 और 1.20 के हिसाब से आप इसको वैल्यूज को ऐड करेंगे और आपके पास एक एस्टिमेशन आ जाएगी जो कि बेसिक मॉडल के रिलेटेड एक रफ एस्टिमेशन के तौर पर आपके सामने आएगी। The effort is measured in person months and as evident from the formula is dependent on kilo lines of code. These formulas are used as such in the basic model calculation, and not much consideration of different factors such as reliability, expertise is taken into account. Hence, for the estimation is rough. जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है कि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स जो कि जैसे कि रिलायबिलिटी, एक्सपर्टीज और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऐड नहीं की गई, जिसकी वजह से इसका जो आपकी एस्टिमेशन होती है वो रफ एस्टिमेशन होती है। एग्जैक्ट एस्टिमेशन हम इससे बेसिक मॉडल से नहीं निकाल सकते। तो बेसिक, अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल पे मूव कर रहे हैं जो कि है इंटरमीडिएट मॉडल। इसकी किस तरह कैलकुलेशन होगी वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। The basic COCOMO model assumes that the effort is only a function of the numbers of lines of code and some constants evaluated according to the different software system. However, in reality, no system effort and schedule can be solely calculated on the basis of lines of code. For that, various other factors such as reliability, experience, capability, these factors are known as cost drivers, and the intermediate model utilizes 15 such drivers for cost estimation. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि खाली लाइंस ऑफ कोड जो है वो आपके सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल जज नहीं कर सकता, तो इसीलिए रियलिटी के साथ मैच करने के लिए हमें उसके अंदर कुछ और फैक्टर्स जो हैं वो ऐड करने हैं ताकि हम लोग इसकी एस्टिमेशन को नज़दीक तरीन ले जा सकें उसकी एक्यूरेसी के। और उसके लिए
रिलायबिलिटी, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी, इस तरह के जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनको ऐड करते हैं, और हम लोग वो इंटरमीडिएट मॉडल को यूटिलाइज करते हैं, और वो जो है, एक्सक्यूज मी, वो जो है करीबन 15 इस तरह के जो ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, उसको ये मॉडल यूटिलाइज करता है। अब मैं आपको आगे उनकी सबकी बारी बारी चीजें दिखाते हैं हम लोग कि कौन से वो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, जिसमें रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एक्सटेंट, साइज ऑफ द एप्लीकेशन डेटाबेस, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब डिपेंड करता है कि डेटाबेस की साइज कितना है। हो सकता है कि 2-3 टेबल्स में काम हो जाए, हो सकता है आपको बहुत ह्यूज डेटाबेस बनानी पड़े जिसके अंदर आपको जो है काफी कॉम्प्लेक्स जो है वो रिलेशंस भी बनाने पड़े। तो इसकी वजह से आपको जो साइज भी डिपेंड करता है कि आपकी डेटाबेस का साइज कितना बड़ा है। अब कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी इसी में ऑब्वियसली इंक्लूड करती है कि आपको उसकी एपीआई जनरेट करनी है, और वो कहाँ कहाँ जाकर जो है वो उसकी एपीआई को आपने इंटीग्रेट करवाना है, और आपको यहाँ एक नॉर्मल लेवल का सिंपल एक जो है वो सिस्टम बनाना है जो कि आपको सिर्फ एक वेब स्टोर के तौर पर यूज हो रहा है या इस तरह। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। उसके बाद हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स आती है। रन टाइम परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंट्स कोई हो सकते हैं। मेमोरी उसको मिनिमम रिक्वायर्ड हो सकती है कि इतने से मिनिमम रिक्वायर्ड मेमोरी है, क्योंकि सिस्टम बहुत हैवी है, तो आपको मिनिमम जो है वो हार्डवेयर कितना रिक्वायर्ड है उस चीज को रन करने के लिए स्मूथली। द वॉलेटाइल ऑफ द सिस्टम, द वॉलेटिलिटी ऑफ द वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट, रिक्वायर्ड टर्न अराउंड टाइम। टर्न अबाउट टाइम जो बेसिकली होता है कि आपको कितनी देर में सिस्टम को बेस्ट रिस्पॉन्स देते हो, आपके लिए वो बेहतर होता है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो चेक करनी होती है। उसके बाद पर्सनल एट्रीब्यूट्स आती हैं। एनालिस्ट कैपेबिलिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, एप्लीकेशंस एक्सपीरियंस, वर्चुअल मशीन एक्सपीरियंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस। फिर प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स आते हैं। यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट। ये सारी चीजें जो हैं, ये आपका जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे के सारे ऐड होते हैं आपके बेसिक मॉडल में, और फिर आपका इंटरमीडिएट मॉडल जो है वो आपको एस्टिमेशन प्रोवाइड करेगा। अब आपके पास ऑब्वियसली ये सारी चीजें कांस्टेंट की फॉर्म में आती हैं, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इन सब चीजों को एनालाइज करेगा कि कौन सी चीज को कितनी लेवल पर है। अगर वो वेरी लो है, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी अगर बहुत लो है, तो वो ऑब्वियसली इसको 0.75 ऐड करेगा, और अगर ये बहुत हाई है तो उसी तरह उसको 1.40 के या 1.40 के ऐड करेगा। इसी तरह हर जो है एट्रीब्यूट कॉस्ट ड्राइवर्स, जिस ये लेफ्ट साइड पे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये सारी के सारे कॉस्ट ड्राइवर्स बोलते हैं। ये कॉस्ट ड्राइवर्स को, ये कॉस्ट को ड्राइव करते हैं कि ज्यादा या कम, इन पे डिपेंड करवाता है इंटरमीडिएट जो है मॉडल, आप इंटरमीडिएट सिस्टम, सॉरी। तो आपका जो है एंड में ये आपको राइट साइड पे इसकी ही एक्सटेंशन मिलेगी, जो राइट साइड पे एक छोटा जो आपको ब्लॉक मिल रहा है टेबल की फॉर्म में। जो सॉफ्टवेयर मैनेजर है वो इंडिविजुअली हर किसी का जो है वो एक जो नंबर या यहाँ से कांस्टेंट उठाएगा, उनको सबको ऐड करेगा एंड में। फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी उसने 0.88 लो की उठाई है, उसको लगा कि लो है, उसने 0.88 लगाया। साइज ऑफ एप्लीकेशन डेटाबेस जो है उसने नॉर्मल लगाया, तो वो 1.00 ऐड करेगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो 0.70 है, तो वहां से उसने इस तरह 0.70 और ये तीनों को ऐड किया। और उसी तरह फिर हार्डवेयर एट्रीब्यूट सबको टोटल जो 15 जब ये पॉइंट्स को कंबाइन करके ऐड करेगा, तो उसके बाद ये जो फॉर्मूला है इसमें जब वो पुट करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये वही बेसिक जो है वो फॉर्मूला है जो हमारे पास बेस मॉडल में था, E इक्वल्स ए इंटू के एल ओ सी रेज टू पावर बी। ये हमारा बेस फॉर्मूला है, बट दिस टाइम हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई एफ। ई एफ वो है जो हम लोगों ने अभी लास्ट में कैलकुलेट किया है इन सबको ऐड करके। अब ये याद रहे कि हमने सारे नंबर्स को ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ इनमें से वो चूज करना है जो कि मतलब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमने वो चूज करना है जो हमें लगता है कि इस लेवल पर ये सिस्टम स्टैंड करता है। अगर कोई चीज वेरी हाई पर स्टैंड कर रही है तो ऑब्वियसली हम उसकी वेरी हाई वैल्यू को ऐड करेंगे, और अगर वो वेरी लो पर कर रही है तो वेरी लो पर ऐड करेंगे, और जो भी वो वैल्यू बनेगी फाइनल ऐड करने के बाद वो हमारी ई एफ कहलाएगी, और हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे बेस मॉडल के जो फॉर्मूला है, जो कि हमारा नया फॉर्मूला बनाएगा E इक्वल्स ए इंटू के एल ओ सी रेज टू पावर बी इंटू ई ए एफ। और जो हमारी ई ए और बी की वैल्यूज है वो हमेशा से कांस्टेंट है। ऑर्गेनिक के लिए 3.2, बी के लिए 1.05, सेमी डिटैच के लिए 3.0, और बी के लिए 1.12, ए के लिए एम्बेडेड 2.8 और बी के लिए 1.20। तो ये हमारी जो है वो इंटरमीडिएट की जो थी वो कैलकुलेशन थी। अब हम मूव ऑन करते हैं
कोको के ऊपर, मॉडल के ऊपर। Detailed COCOMO incorporates all characteristics of the intermediate version with an assessment of the cost driver's impact on each step of the software engineering process. The detailed model uses different effort multipliers for each cost driver attribute. In detailed in detailed COCOMO, the whole software is divided into different modules, and when we apply COCOMO in different modules to estimate effort and then sum the effort. अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो जिस तरह हमने डिटेल जो हमने जब ये कॉस्ट जो सॉरी जब हमने इंटरमीडिएट लेवल पे किया था तो हमने इसको ओवरऑल सिस्टम को एज वन प्रोजेक्ट कंसिडर किया था। लेकिन जब हमने वाइट बैंड डेल्फी को यूज किया था तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा याद होगा, हमने अभी रिवाइज भी किया है कि उसके लिए हमने सब चीजों को टास्क में डिवाइड किया था। तो अब जब हम डिटेल्ड मॉडल को यूज करते हैं तो अब हम इसका हर जो है वो प्रोजेक्ट को हम उसको टास्क्स में डिवाइड करेंगे, उसको जो प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करेंगे मजीद मॉड्यूल्स के अंदर, और उसके बाद हर मॉड्यूल को जो है वो हम इंडिविजुअली जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और जो है ये सारी चीजें इसको जो सॉरी ये जो मॉडल है अप्लाई करेंगे, और फिर उसका जो रिजल्ट है हम उसको कैलकुलेट करके उसको एस्टिमेट के तौर पर लेंगे। और अब हम उसको फेजेस किस तरह उसको डिवाइड करेंगे, एक प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स का फेज होगा, उसके अंदर हम टाइम एस्टिमेशन निकालेंगे कि इसको इसकी एस्टिमेशन कितनी होगी, फिर उसके बाद सिस्टम डिजाइन की एस्टिमेशन निकालेंगे, डिटेल डिजाइन की एस्टिमेशन निकालेंगे, मॉड्यूल कोड एंड टेस्टिंग की एक होगी, इसका जो है मॉड्यूल होगा, फिर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग का एक मॉड्यूल होगा, उसके बाद कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, ये सारी चीजों के अलग-अलग जो है वो 6 फेजेस होंगे डिटेल्ड कोकोमो के। तो हमारा जो है द एफर्ट इज कैलकुलेटेड एज अ फंक्शन ऑफ प्रोग्राम साइज एंड सेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू ईच फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। और जितना भी जो है वो कॉस्ट ड्राइवर जो है वो हर जो है वो फेज के लिए डिफरेंट कैलकुलेट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोगों को जो एक्यूरेसी है वो करीब तर होती जाएगी। बट स्टिल जितने भी मॉडल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे हमने वाइट डेल्फी किया था, वाइट बैंड डेल्फी किया है, हम कोकोमो करेंगे, या हम जितने भी मॉडल्स करेंगे, ऑब्वियसली ये हमें सिर्फ एक एस्टिमेशन देंगे। हाँ, क्लोज टू रियल टाइम हमें मिलेगा, नो डाउट, इंशाल्लाह वो हम जिस तरह भी इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, बट स्टिल ये हमें एक एस्टिमेट देगा। लेकिन अगर हम इसके लिए एग्जैक्ट हम लोग टाइम इससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो लेकिन हम लोग यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो है वो एग्जैक्ट टाइम और कॉस्ट आ सके, नियर टू एग्जैक्ट सॉरी आ सके, ताकि हम क्लाइंट को उतना ही एस्टिमेट दे सकें जिसके अंदर वो टाइम फ्रेम उसके लिए एक्सेप्टेबल हो। ये नहीं कि हमने उसको एस्टिमेट दिया था $1000 का, और जब वो प्रोजेक्ट के जब वो फाइनल रिजल्ट में आया तो उसको 3 या 4000 $5000 तक वो प्रोजेक्ट पहुंच गया। तो इस तरह का जो हमारे पास जो फ्लक्चुएशन होता है इतना हाई लेवल पर, वो काफी ज्यादा डिजास्टर्स हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो या तो वो आपका प्रोजेक्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा, उस क्लाइंट उसको मजीद प्रोसीड नहीं कर पाएगा, या फिर आपके पास वो लौट कर दोबारा आना उसका बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बेसिकली आपको प्रोजेक्ट यहाँ पर रखना होता है कि अगर आपका $1000 का प्रोजेक्ट आपने एस्टिमेट दिया है, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो 1200 या $1300 तक जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली क्लाइंट के लिए एक्सेप्टेबल होता है। जब हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करते हैं डेली, तब ये इसी तरह होता है। स्पेशली मैं आप लोगों को जरूर जो है ये ऑब्वियसली ये तो खैर जो प्रोजेक्ट्स के बेस पर है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो है वो टीम के तौर पर काम करना होता है। लेकिन जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं स्पेशली अपवर्क पे, उनके लिए ये जरूर सजेशन है कि आप लोग जब भी किसी को प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेशन देते हैं वहां पर, क्योंकि आर्ली बेस्ड काम बहुत ज्यादा होता है, मेनली आर्ली बेस्ड होता है, तो आपको वहां पर जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप आर्ली बेस पे हायर करते हैं, तो आपको कस्टमर को जो है वो एस्टिमेशन बहुत ध्यान से और कोशिश करें कि अगर आप मॉडल अप्लाई कर सकते हैं कोई इस तरह का, तो वो अप्लाई करके उसको एस्टिमेशन दें। ताकि अगर आप उसको कह रहे हैं कि आप उसकी एक वेबसाइट है या वेब स्टोर है, उसको 80 आवर्स में या 90 आवर्स को चार्ज करेंगे या इतनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, तो कोशिश करें कि वो 90 टू 100 आवर्स में कंप्लीट हो जाए, या वो 90 टू 120 आवर्स में कंप्लीट हो जाए, ना कि वो 200 प्लस आवर्स ले जाए, जिसकी वजह से क्लाइंट आपका फ्रस्ट्रेट होगा। ऑब्वियसली बिल तो शायद वो कर देगा, बट लेकिन उसमें इश्यू क्या आएगा, आप उसको परमानेंटली अपने पास नहीं रख सकेंगे, मे बी उसकी मेंटेनेंस के लिए आप उसको अपने साथ नहीं रख सकेंगे। तो ये याद रखिएगा कि जो मेन प्रोजेक्ट होता है वो डेवलपमेंट से ज्यादा मेंटेनेंस पे आपको चार्ज देता है। समटाइम्स मैं हमेशा अपने फ्रीलांसिंग के लिए टिप देता हूँ कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट इस तरह का मिल रहा है जो कि आपको स्टार्ट में उसकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो बहुत कम है, डेवलपमेंट कॉस्ट उसकी कम है, बट
आपको उसकी मेंटेनेंस करने का भी मौका मिल रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी, सॉरी, उसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको कम भी ले लें, क्योंकि आप उसकी मंथली या ईयरली जो मेंटेनेंस कॉस्ट लेंगे उससे आप कई ज्यादा अर्न कर लेंगे, बजाय इसके कि वन टाइम डेवलपमेंट कॉस्ट आप उसको चार्ज करें। तो आज के लेक्चर में हमने आज कवर कर लिया जो है आपका ये कोकोमो मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भी इसी तरह एस्टिमेशन कंटिन्यू रख नेक्स्ट की तरफ, होपफुली हम उससे अगला लेक्चर जो होगा वो हम अगले टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। मैं जो है इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो, किसी भी किस्म की कोई इश्यूज हो, तो आप लोग, इनफैक्ट आप लोग ये जब लेक्चर सुन लेंगे तो हो सकता है आप में से कई लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो है ये जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको इसके जो लेक्चर है उसके कमेंट्स में मेंशन करें अपने अपने क्वेश्चंस को। और फिर हम इंशाल्लाह जो फ्राइडे की क्लास होगी, मैं अब हमें 15 से 20 मिनट का ही सेशन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो कवर कर चुके हैं मंडे और ये जो वेडनेसडे का लेक्चर आज का है, ये हम लोग 3 क्रेडिट आवर से ज़्यादा का कवर, 3 क्रेडिट आवर्स ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं इसके। तो हमारा जो फ्राइडे का लेक्चर है वो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होगा, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की अगर कोई क्वेश्चंस हो या इश्यूज हो तो हम उसको रिजॉल्व कर सकें, ताकि हर बच्चे को इजीली समझ आ सके, हर स्टूडेंट को इजीली जो है वो इसका समझ आ रहा हो कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जब आप लोग मार्केट में जाएंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से आनी चाहिए और आपकी इन पे ग्रिप होनी चाहिए। अभी जो है इसके लिए मैं यहाँ से इसको साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेक्चर। आप लोगों ने सुना इसको और टाइम निकालें, और काइंडली प्लीज मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा